मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने हैरत से अपने पति को देखा। क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा था जो मैंने सुना था? या फिर यह मेरा कोई भ्रम था? मेरी सास भी पीछे ही खड़ी थी। उन्होंने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो ठिठक पड़ी। अब उनके रोने का क्या फायदा था? वो मेरी दुनिया उजाड़ चुका था। मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हो गया। कभी अपनी सास को देखती तो कभी अपने पति को। वे दोनों ही मुझ पर जान छिड़कते थे। उन्होंने कभी मुझे किसी बात पर ताना नहीं दिया, न ही मेरे खिलाफ कभी कुछ कहा था। मगर आज वे भी बेबस थे, क्योंकि मेरा पति वह सब कुछ कर चुका था जो किसी भी औरत के आंचल पर सारी जिंदगी के लिए एक दाग बन जाता है। मैं आंखें फाड़े अपने पति को देख रही थी, जो मेरे सामने खड़ा मुझ पर कयामत ढा चुका था। और जब वह अपने कमरे से निकलकर जाने लगा तो मैंने भागकर उसे पीछे से पकड़ लिया। मेरे इस तरह पकड़ने पर उसने मुझे जोर से धक्का दिया और कहने लगा, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे हाथ मत लगाओ। इससे पहले कि मैं लड़खड़ाकर गिर जाती, मेरी सास ने मुझे संभाल लिया और अपने बेटे को बुरा भला कहने लगी। वो खुद भी रो रही थी। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पति ने ऐसी हरकत की है। मेरा पति कमरे से निकलकर चला गया था और मैं चुपचाप खड़ी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक यह सब क्या हो गया। तभी मैं चक्कर खाकर अपनी सास के हाथों में ही झूल गई। उन्होंने मुझे बिस्तर पर बिठाया, मेरे चेहरे पर पानी डाला और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं उनके सीने से लगकर तेज तेज रोने लगी। यह रोना शायद जिंदगी भर के लिए लिखा था। मैंने हकलाते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने देखा? क्या सच में प्रभास ने मुझे तलाक दे दिया? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने 12 साल उनकी सेवा की है, अपनी जिंदगी के 12 साल उनके नाम किए हैं, और आज वो इतनी अचानक से मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। प्रभास तो हमेशा यही कहा करते थे कि वो आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाएंगे। उन्हें तो कभी इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हमारे बच्चे नहीं हैं। तो फिर आज क्यों उन्होंने मुझ पर यह जुल्म किया? मेरी सास ने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, बेटी, मुझे भी नहीं पता कि प्रभास को क्या हो गया है। उसने यह हरकत क्यों की? वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, फिर कैसे तुम्हें तलाक दे दिया? मैं तो खुद तुमसे नजर नहीं मिला पा रही हूँ। मेरे बेटे ने जो किया है, मैं उसे किसी भी तरह सही नहीं ठहरा सकती। बहुत से लोग बे औलाद होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि रिश्ते खत्म कर दिए जाए। मैं और मेरी सास कई घंटों तक एक दूसरे से अलग होकर रोते रहे, लेकिन अब इस रोने से कुछ हासिल होने वाला तो नहीं था। आखिरकार मैंने अपना कुछ जरूरी सामान बांधा और एक आखिरी नजर घर पर डाली। यह घर नहीं, एक महल था। प्रभास बहुत अमीर था। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर कोई कमी थी तो वह औलाद की थी। मैं अपने ख्वाबों के सपनों का घर छोड़कर चली आई। वापसी का यह सफर बहुत दर्दनाक था। राह में रहकर प्रभास की एक एक याद मुझे दाग रही थी। 12 साल बहुत अहमियत रखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल प्रभास को और अपने घर को दिए थे। मेरी हर छोटी से छोटी बात उससे जुड़ी थी। मैं चाहकर भी कुछ अपने दिल से नहीं निकाल सकती थी। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मुझे तो यह तक नहीं पता कि कब मेरी सास ने मुझे गाड़ी में बिठाया और कैसे ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़कर गया। मेरी माँ ने मुझे दरवाजे पर इस तरह देखा तो कुछ हैरान हुई और कहने लगी, क्या हुआ? सामान लेकर क्यों आई हो? खैर तो है? मैंने अपनी माँ को बताया, माँ, मेरा तलाक हो गया है। प्रभास ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। यह सुनकर माँ के चेहरे पर ना कोई रंग आया, ना कोई हैरानी। वो तो बस खामोशी से खड़ी मुझे देख रही थी, जैसे मैंने उन्हें कोई सामान्य सी बात बता दी हो। हाँ, मगर मेरे छोटे भाई को यह बात सुनकर बहुत सदमा हुआ था। वह मेरे पास आया, मुझे अपने कमरे में ले गया, पानी पिलाया और हिम्मत देने लगा। वह मुझसे कह रहा था, मैं प्रभास जीजू से खुद जवाब मांगूंगा। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ भी पीछे चली आई। भाई की बात सुनते ही उन्होंने कठोर स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं प्रभास से सवाल जवाब करने की।
जो उसे करना था वो कर चुका। अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। वैसे भी अब प्रेरणा का तलाक हो चुका है, कोई और तलाक के बाद दोबारा इन बातों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम बेवजह झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, बस बात बढ़ाओगे। वो तो साफ कह देगा कि मैंने क्या कर लिया, प्रेरणा बड़ी थी, फिर भी तुम क्या कर लोगे। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे दुख पहुंचा था। मेरी माँ मुझे अपने मुंह से पराया कर रही थी। मैं किसी से क्या उम्मीद करती। भाई ने गुस्से से माँ को देखा तो माँ कहने लगी, मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। तुम जाकर उससे पूछोगे कि मेरी बहन को तलाक क्यों दिया, तो तुम्हें क्या लगता है आगे से वह क्या जवाब देगा? क्या उसके पास वजह नहीं है? उसने तो फिर भी तुम्हारी बहन को 12 साल अपने घर में रखा, वरना मर्द तो पहली ही साल बाहर खड़ा कर देते हैं। प्रभास करोड़पति आदमी है, अपनी माँ का इकलौता बेटा है, उसे भी तो अपनी जायदाद के लिए कोई वारिस चाहिए। माँ की कठोर बातों पर भाई उठकर कमरे से निकल गया। माँ मुझे कहने लगी, भले ही तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन सच यही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि मर्द बच्चों के बिना पत्नी का नहीं हो सकता। बच्चे ही माँ के पैरों की बेड़ियां होते हैं। कोई भी फैसला करने से पहले मर्द अपने बच्चों की शक्ल देखता है। तुमने तो उसे यह खुशी नहीं दी, फिर वह तुम्हें क्यों बर्दाश्त करता? माँ ने मेरी सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, प्रेरणा, जो होना था वह हो गया। तुम इस बात को कबूल कर लो कि तुम अपने पति को बच्चा नहीं दे सकते और इसी वजह से उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने एक नज़र उठाकर अपनी माँ को देखा, जो हद से ज्यादा जवान और खूबसूरत थी। विधवा होने के बाद भी उनके चेहरे पर मैंने कभी कोई दुख नहीं देखा था। वह मुझे हमेशा बहुत ज्यादा मजबूत नजर आई है और आज भी वे उतनी ही दृढ़ नजर आ रही थी। बेटी के तलाक होने पर एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है, मेरी माँ को देखकर कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। जिस तरह वह मुझे तसल्ली दे रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आम पड़ोस की औरत हो जो यह खबर सुनकर मुझे दिलासा देने आई हो। मुझे अपनी माँ से कम इस तरह की बातों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वे जाएंगी और प्रभास से सवाल जवाब करेगी, उससे पूछेगी कि उसने ऐसा क्यों किया, मगर वह तो बड़े आराम से मुझे ही सब्र करने की सलाह दे रही थी। रो रो कर मेरा हाल खराब हो चुका था। मैंने माँ से कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं अपने कमरे में ठीक हूँ। माँ मुझे छोड़कर चली गई और मैं बिस्तर पर लेटते ही तेज आवाज में रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि कल ही की तो बात है जब मेरी और प्रभास की शादी हुई थी। प्रभास ने अपनी मोहब्बत से मुझे अपनाया था। हमारी जोड़ी को देखकर लोग कहते थे कि जैसे चांद और सूरज की जोड़ी हो। हर किसी की नज़र हम दोनों पर थी। मेरी सास खुशी से फुल्ली नहीं समा रही थी। मैं सिर्फ उनके बेटे के ही पसंद नहीं थी, बल्कि उन्हें भी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। शादी पर हम दोनों को न जाने किसकी ऐसी नजर लगी कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी हमारे घर कोई औलाद नहीं हुई। मेरी सास और पति दोनों ही बच्चे की खुशी देखना चाहते थे। मैंने कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सभी ने यह साफ कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यह खबर मुझ पर किसी कयामत की तरह गुजरी थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे संभाल लिया था। वह बिल्कुल भी पुराने जमाने वाली सास साबित नहीं हुई थी, जो बहू के बांझ होने की बात सुनकर उससे धक्का देकर घर से निकाल देती। बल्कि मेरी सास तो बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली थी। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, बेटा, बच्चे भगवान की देन है। अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएंगे और न चाहे तो नहीं होंगे। यह सब इंसान के हाथ में नहीं, तुम बस प्रार्थना करती रहो। डॉक्टर कोई भगवान तो नहीं होते कि अगर उन्होंने कह दिया कि बच्चे नहीं होंगे तो नहीं होंगे। करिश्मे इसी दुनिया में तो होते हैं। मेरे दिल को कुछ चैन आ गया। मुझे ससुराल में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, मगर मैं ही थी जो हर वक्त बच्चे की तमन्ना के लिए तड़पती रहती थी। साल दर साल गुजरते चले गए। मेरी शादी को 5 साल हुए तो मैंने प्रभा से कहा कि हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, लेकिन जब यह बात मेरी माँ तक पहुंची तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वह कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है किसी और के बच्चे को गोद लेने की। माँ ने मुझे ऐसे ऐसे नुकसान बताए कि मेरा दिल कांप उठा। मैं सोचने लगी कि माँ ठीक ही तो कह रही है। अगर मैं किसी के बच्चे को लाऊंगी
तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर कल को मेरे अपने बच्चे हुए तो मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी। यह सोचकर मैंने खुद ही अपना इरादा छोड़ दिया। प्रभास ने तो न पहले कुछ कहा था और न ही बाद में कुछ कहा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। पापा की मौत हो गई थी, माँ घर में अकेली रह गई थी, भाई तो कॉलेज चला जाता था, इसलिए अक्सर माँ दिन में हमारे घर चली आती थी। मैं घर के कामों में लगी होती तो वे थोड़ा वक्त सास के साथ बैठ जाती और फिर बाकी समय प्रभास के साथ बिताती थी। प्रभास का अपना कारोबार था। वह कभी ऑफिस जाते तो कभी घर में से ही काम कर लेते। उनके एम्प्लॉयज़ ही इतने थे कि उन्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी। जब वे घर पर होते तो मुझे उनकी चिंता लगी रहती कि घर की खामोश दीवारें उन्हें काटने को दौड़ती है और उन्हें बच्चा न होने का ख्याल सताता होगा। इसलिए तब मुझे भी इम्तिनान होता कि माँ के आने से हमारे घर में रौनक आ जाती और बच्चों की कमी का एहसास न होता। वह थोड़ी शौकीन और चंचल सी थी, देखने में भी मेरी बड़ी बहन जैसी लगती थी। प्रभास से भी उनकी काफ़ी अच्छी बनती थी। उनके आने से प्रभास खुश हो जाते। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे। देखते ही देखते मेरी शादी को 12 साल हो गए थे। जो भी मुझे देखता वह हैरान होता कि मेरे पति ने इतने सालों में कभी बच्चे को लेकर कोई बात ही नहीं की, न ही कभी कोई बड़ा उल्हाना दिया, बल्कि हमारा रिश्ता तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया था। हर कोई कहता कि पति हो तो प्रभास जैसा, जो पत्नी को ताने तक नहीं देता। मैं भी अपने पति को पाकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दिन अचानक ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ेगा। यह हमारी शादी की सालगिरह का दिन था। प्रभास घर आए तो उनका मिजाज कुछ अजीब सा था, कुछ खामोश खामोश लग रहे थे। मैंने घर में ही केक बना लिया था और अच्छे अच्छे पकवान भी। इससे पहले कि मैं केक लेकर आती और प्रभास को याद दिलाती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, तभी उन्होंने कुछ कागज़ मेरे हाथ में पकड़ाए। मुझे लगा कि शायद वे एनिवर्सरी का गिफ्ट लाए होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने वह कागज़ खोला, मुझे लगा कि मैं अपने कदमों पर खड़ी नहीं रह सकूंगी। वह तलाक के पेपर थे। ऐसा क्यों हुआ था मैं नहीं जानती थी। कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। और फिर सब कुछ होता ही चला गया और मैं अपने मायके वापस पहुंच गई। क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत से सवाल दिल में उठ रहे थे। अगर बच्चों की वजह से मुझे तलाक दिया था तो फिर इतने साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? और अगर कोई और बात थी तो मुझे क्यों पता न चल सकी? मेरे और प्रभास के बीच इतनी दूरियां कब आ गई कि तलाक जैसी बात हमारे रिश्ते में आ गई? मैं बस अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रही थी। कमरे में पड़े पड़े शाम हो गई थी जब घर की नौकरानी मेरे पास आई। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वह बोली, दीदी, आप सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली, न ही आपने कुछ खाया है। थोड़ा बहुत तो कुछ खा लीजिए। मैंने नज़र उठाकर देखा। वह तकरीबन 20 सालों से हमारे घर में काम कर रही थी। मेरे पापा की वफादार थी। मुझे उससे बहुत लगाव था। उसे देखते ही मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ आपके साथ हुआ, लेकिन आपके नसीब आपकी माँ ने ही फोड़े हैं। मैंने रोते रोते ही चमेली की तरफ देखा। उसकी बात मेरी समझ से बाहर थी। उसने प्लेट मेरे सामने रखी और खामोशी से कमरे की सफाई करने लगी। मैंने कहा, चमेली, ये क्या कह रही हो? उसने एक नज़र मुझ पर डाली और बिना कोई जवाब दिए कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा शायद वह यह कहना चाह रही थी कि माँ ने मुझे बच्चा गोद न लेने दिया और इसी वजह से मुझे तलाक हो गया। मैंने इस बात को सोचकर खाना साइड में रख दिया। मेरे गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। रात के समय भाई कमरे में आया। उसने इस तरह खाना साइड में रखा देखा तो जबरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और कहने लगा, दीदी, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरेगी। अपने आप को मजबूत करो और हालात से लड़ना सीखो। जो होना था वह हो चुका। अब आप कब तक शोक मनाएंगी? भाई, यह कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। कैसे आगे बढ़ जाऊं, कैसे भूल जाऊं उस इंसान को
जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मुझे कोई कारण तो बताएं। वह कह दे कि उसने मुझे मेरी बांझ होने की वजह से तलाक दिया तो मुझे सुकून हो जाए, ताकि मेरी कमी ने उन्हें फैसला करने पर मजबूर किया है। लेकिन प्रभास ने इन 12 सालों में कभी मुझे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि मैंने उन्हें बच्चा नहीं दिया है। तो फिर अचानक इस बात को लेकर वह मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे यकीन है बात कुछ और है। काश मुझे पता चल जाए कि किस वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा है, तो मेरे बेचैन दिल को चैन मिल जाए। भाई ने मुझे दिलासा दिया और कहा, आज नहीं तो कल तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। भाई ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और नींद की दवा देकर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे रात मैंने कोई भयानक सपना देखा हो, लेकिन जब चारों ओर नजर दौड़ाई तो मैं अपने मायके में ही थी। और जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे भयानक सच्चाई है, तो मैं एक बार फिर से रो पड़ी। दोपहर के वक्त चमेली सफाई के लिए आई तो मैं उससे बातें करने लगी, उसे अपनी और प्रभास की आप बीती सुनाने लगी। मेरी हर बात प्रभास से शुरू होकर प्रभास पर ही खत्म हो जाती थी। चमेली खामोशी से सफाई करते करते मेरी बातें भी सुन रही थी। जब सफाई पूरी हो गई तो कहने लगी, दीदी जी, आपकी माँ ही ऐसी है तो क्या किया जा सकता है, आपके नसीब उन्होंने ही फोड़े हैं। भला कोई माँ अपने बच्चे की दुश्मन कैसे हो सकती है? यह सुनकर मैंने कहा, चमेली कैसी बातें कर रही हो? क्यों माँ के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? मेरी माँ तो मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे नसीब में औलाद का सुख होना न होना तो भगवान की देन है। बस भगवान ने प्रभास को ही यह बात समझने नहीं दी। चमेली ने मेरी तरफ देखा, उदासी से मुस्कुराई और कमरे से निकल गई। वह न जाने क्या कहना चाहती थी, खुलकर कहती भी नहीं थी और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। चमेली जब भी बात करती कोई न कोई ऐसी ही बात कहती, लेकिन मेरे पूछने पर कोई जवाब नहीं देती। कभी कभी तो मुझे लगता कि वह पागल हो गई है या फिर मेरा दिमाग खराब करना चाहती है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं संभल रही थी। मैंने आंसू बहाना भी छोड़ दिया था, अपने दिल को दिलासा दे दिया था कि अब मेरा और प्रभास का कोई रिश्ता बाकी नहीं। जब मैं कमरे से बाहर निकलती तो यह देखकर हैरान रह जाती कि माँ सारा दिन घर से बाहर रहती थी। कहाँ जाती थी, क्या करती थी, मुझे नहीं मालूम था। मैं पूछती तो कहती, मेरा घर में दिल नहीं लगता। पहले तुम्हारे घर चली जाया करती थी, अब तुम खुद ही आकर बैठ गई हो तो मैं आस पड़ोस में जाकर दिल बहला लेती हूँ। मैं कहती, माँ मेरे साथ वक्त बिताइए, मुझसे बातें कीजिए, मेरा दिल बहल जाएगा। लेकिन माँ को जमाने भर की सिर सपाटे से फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई। न जाने किसके घर से क्या खाकर आई थी कि उल्टियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाई उन्हें अस्पताल लेकर गया तो मैंने सोचा कि धुले हुए कपड़े उनकी अलमारी में रख दूं। चमेली ने पता नहीं क्यों आज छुट्टी रख ली थी, इसलिए घर के काम भी मुझे ही करने पड़े। जब मैं धुले हुए कपड़े अलमारी में रखने लगी तभी मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हाथों से उस कागज के टुकड़े को उठाया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगर ये पेपर्स मैंने अपनी आंखों से न देखे होते तो शायद मैं मरकर भी इस बात का यकीन न करती कि मेरी माँ ने वाकई मेरे नसीब फोड़े थे। मैं उन पेपर्स को दुपट्टे में छुपाकर कमरे से बाहर चली आई। कुछ ही देर बाद भाई और माँ घर लौटे। भाई के चेहरे पर गुस्से के भाव थे, माँ भी बहुत चुप थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो भाई कहने लगा, यह तो माँ से ही पूछो, डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी माँ उम्मीद से है। भाई की बात सुनकर भी मैं सुकून से बैठी रही तो मेरी माँ हैरानी से मुझे देखने लगी। भाई भी पूछने लगा, दीदी तुम्हें हैरानी नहीं हो रही, गुस्सा नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सीधी अलमारी की तरफ गई और वह पेपर्स निकालकर माँ के सामने रख दिए। वो मेरी माँ की शादी के पेपर्स थे। उन्होंने यह शादी किसी और से नहीं बल्कि मेरे पति प्रभास से की थी। भाई ने वह पेपर्स देखे तो गुस्से से भरकर कहने लगा, यह क्या है माँ? आप कैसे प्रभास जैसे इंसान से शादी कर सकती है? जिस इंसान ने आपकी बेटी को तलाक दिया आपने उसी से शादी रचा ली।
कैसी माँ हैं आप। माँ गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, खबरदार, जो तुम दोनों ने मुझे माँ कहा। माँ सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। मैं कोई औरत नहीं हूँ क्या। मेरी और प्रेरणा की उम्र में कोई 3 साल का ही तो फर्क था। तुम्हारे बाबा ने मेरी गरीबी का फायदा उठाया और तुम्हारी माँ के मरने के बाद मुझसे शादी कर ली। उस वक्त मैं 16 साल की थी। जब दुल्हन बनकर इस घर में आई, तुम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। आखिर कब तक मैं विधवा का चोला पहनकर रखती। मेरा भी जिंदगी पर कोई हक है। मैं भी सजना संवरना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। इस प्रेरणा ने प्रभास को क्या दिया, एक बच्चा तक तो नहीं दे सकी। मैंने अपनी खूबसूरती, अपनी मोहब्बत से ना ही प्रभास का दिल जीता, बल्कि उसने मुझसे शादी भी की है और अब मैं उसे बच्चे की खुशी भी देने वाली हूँ। जल्दी प्रभास मुझे यहाँ से ले जाएगा और मैं उसके घर में राज करूँगी। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत ऐश कर ली। अब तुम अपनी बहन को खुद संभाल कर रखो। हमारी सौतेली माँ खुशी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। भाई मुझे देख रहा था और मैं भाई को। यह हमारी माँ का कौन सा चेहरा था। भले ही वह सौतेली थी, लेकिन हमने उन्हें सगी माँ की तरह प्यार किया था। जब भी वह मेरे घर आई तो मैंने उन्हें सर आंखों पर बिठाया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वह अपनी गंदी नजर लेकर मेरे घर आई है। उनकी नीयत में केवल मेरा बड़ा सा घर, अमीर और खूबसूरत पति ही खटक रहे थे। उन्होंने बहुत चालाकी से सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया था और मैं इतनी बेवकूफ थी कि समझ ही नहीं पाई। हमारी नौकरानी चमेली इसलिए मुझे कहती थी कि आपकी माँ ने आपके नसीब फोड़े हैं, क्योंकि उसे हर बात की खबर थी। वह घर में रहने वाली ऐसी नौकरानी थी जिसकी नज़र हर छोटी से छोटी चीज पर हुआ करती थी। माँ ने शायद प्रभास को फोन कर दिया था, क्योंकि शाम के वक्त प्रभास आए थे माँ को लेने के लिए। मैंने नजर भरकर उनकी तरफ देखा तक नहीं। मेरे दिल से उनकी मोहब्बत मिट चुकी थी, क्योंकि मुझे वह सच्चाई पता चल चुकी थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा था। प्रभास की नजरें झुकी हुई थी, शायद मुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। माँ प्रभास के साथ चली गई। घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई रह गए। कुछ ही समय में मेरे भाई ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा। लड़का बहुत अच्छा और शरीफ था। उसकी पत्नी दूसरे बच्चे के पैदा होने के वक्त मर गई थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे। उसे उन बच्चों के लिए एक अच्छी औरत की जरूरत थी। मैंने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि इस तरह मेरी कमी भी दूर हो जाती और मुझे सहारा भी मिल जाता। भाई ने सादगी से मेरी शादी कर दी। वह दोनों छोटे बच्चे मेरी गोद में आए और मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। मैं अपने दूसरे पति के साथ बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रही हूँ। भगवान ने मेरे नसीब में खुशियाँ लिख दी थी। मैं नहीं जानती कि मेरी माँ और प्रभास किस हाल में हैं, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मैंने जिसे अपनी माँ समझा वह मेरी खुशियों की दुश्मन निकली। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ औरतें माँ के नाम पर कलंक होती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।